हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम 8th साइंस। ठीक है, तो कंपोजिशन का मतलब होता है किन चीज़ों से वो बनता है। कंपोजिशन मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट है। तो हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, उसके कंपोजिशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब मैटर की मैं अगर बात करूँ तो प्रीवियस चैप्टर में ही मैंने बताया था कि मैटर इज समथिंग विच हैज़ अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने मेरा एग्जाम्पल लिया था, फिर मैंने एक प्लांट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर हो गई। इवन हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं ये फ़ोन ले लूँ, इट इज़ ऑल्सो मैटर। ठीक है, पेन की बात करूँ तो ये भी मैटर ही हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो एवरीथिंग हमारे सराउंडिंग में आसपास मैटर से ही चीज़ें बनती है। एंड वी ऑल्सो नो दिस कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। एटम का पूरा एक चैप्टर हमने अभी पढ़ा था विच इज़ इनसाइड द एटम, उसमें हमने सब देखी थी एटम के बारे में। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ मैटर के बारे में बात करेंगे और उसके टाइप्स, कैसे उसको क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर को मैं 3 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकती हूँ। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? एक होगा सॉलिड, फिर आता है हमारा लिक्विड, एंड देन इट इज गैस। ठीक है, तो हम इसको 3 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बचपन से सुना ही होगा आप लोगों ने। इवन आपके आसपास की कोई भी चीज़, लाइक जितनी भी चीज़ें होती है, या तो वो सॉलिड हो सकती है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या तो वो गैशियस फॉर्म में हो सकती है। सॉलिड का एग्जाम्पल लो तो ये पेन ले लो। ठीक है, अगेन ये फ़ोन ले लो। ठीक है, लिक्विड की मैं बात करूँ तो मैं ये पानी ले सकती हूँ। ठीक है, इसमें पानी जो है इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। ओके, गैसेस अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वी कैन नॉट सी गैसेस, लेकिन वी कैन फील इट। ओके, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इसको अब देखेंगे। An intermolecular force of attraction acts between the particles, atom और molecule of matter। तो जो matters होते हैं उनके जो particles में there is a intermolecular force of attraction। अब ये आपके लिए नया टर्म जरूर होगा। इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ही देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिन वजह से वो लोग क्लोज रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से लाइक चिपक के रहते हैं। तो देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। अब इसको एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। अगर आप लाइक आप इधर हो, बीच पे हो, या आप समुद्र के किनारे बैठे हो, आप पत्थर मारोगे पानी के अंदर, तो जितना ज़्यादा, जितनी ज़ोर से पत्थर फेंकोगे उतना ज़्यादा पानी में वाइब्रेशन होगा। करेक्ट, तो इधर भी यही का है। वो पार्टिकल उतना ज़्यादा मूवमेंट करेगा जितना आपका फोर्स होगा। जितनी ज़ोर से आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा पार्टिकल्स मूवमेंट करता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट द फिक्स पोजिशन। सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोज होते हैं, वो बहुत चिपक के रहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोकल ट्रेन से समझ लो। लोकल ट्रेन में कैसे लोग एकदम चिपक के रहते हैं, एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह अगर देखोगे तो लोग एक के पास एक रहेंगे, उनको चलने की भी जगह नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, दे आर वेरी क्लोज टू, दे कैन नॉट मतलब दे वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन। लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ है, आप खड़े हो एक जगह पे, क्या मूवमेंट कर पाओगे अगर आपके पास 50 लोग खड़े हो? तो बिल्कुल भी नहीं, यू कैन नॉट मूव। सेम वे सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयरफॉर दे वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन। वो अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। ड्यू टू दिस सॉलिड गेट प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। इस वजह से सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस फ़ोन की मैं बात करूँ, तो इसका एक डेफिनाइट शेप है विच इज़ रेक्टेंगल, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो एकदम पास है, देर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयरफॉर इट हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। एंड ऑल्सो द हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है कि क्या सॉलिड का हाई डेंसिटी है, फिर उसका एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड इट इज़ नॉन कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। उसको मैं प्रेस करूँगी, इसको मैं अगर ऐसे इजीली तोड़ दूँ तो क्या टूटेगा कि नहीं? इट इज़ वेरी हार्ड। मतलब बाद में मैं अगर उसको हीट करके करूँ तो वो भले हो जाएगा, लेकिन सिंपल वे में मैं अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ये सारी हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, क्या क्या हो गए? दे आर वेरी क्लोज, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, दे फिक्स, इस वजह से वो एक ही जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है,
they have a definite shape and definite volume, and also they have high density and they are non compressible, they cannot be compressed. तो ये हमारा सॉलिड की बात हो गई. अब आते हैं हमारे लिक्विड पे. द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मॉडरेट इन लिक्विड स्टेट. जो स्ट्रेंथ होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में, जो स्ट्रेंथ होता है वो इतना लाइक सॉलिड में बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी क्लोज, वो भाई भाई एकदम भाईचारा करते हैं. लेकिन इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है लिक्विड में, दे आर वेरी मीडियम, लाइक ठीक है भाई, मॉडरेट होता है. Though it is not strong enough to fix the particle in definite position, it is strong enough to hold them together. ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपने पार्टिकल्स को लाइक एक पोजीशन में रख सके, एक डेफिनेट पोजीशन ले सके, लेकिन इतना स्ट्रांग होता है कि अपने लोगों, अपने साथ वाले लोगों को ऐसे होल्ड करके वो रख सकता है. As a result, liquid have definite volume, but they do not have definite shape. वॉल्यूम उनका डेफिनेट होता है क्योंकि वो एटलीस्ट अपने पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन उनका शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं होता. इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगी. अगर आपने पानी ले लिया, ठीक है, अब पानी को मैंने इस ग्लास में रखा तो इसका ये शेप देखो कैसा हो गया. ठीक है, अगर सेम पानी को अगर मैं किसी कटोरी में डाल दूंगी तो उसका शेप वो कटोरी जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, मतलब वो फैल जाएगा पूरी तरीके से. मतलब जहाँ मैं उस पानी को डालूंगी, जिस शेप के चीज़ों में मैं डालूंगी वो उस शेप में वो चला जाएगा. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि इट डज नॉट हैव फिक्स शेप, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है. ठीक है. हाउएवर दे आर फ्लूइडिटी, मतलब कि दे कैन फ्लो. पानी को अगर आप ज़मीन पे फेंकोगे तो वो फ्लो होगा चारों डायरेक्शन में. तो इट हैज़ फ्लूइडिटी एंड देयर शेप इज़ नॉट डेफिनाइट बट चेंजेस इन अकॉर्डिंग विद द कंटेनर. जैसे मैंने आपको बताया, जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसका शेप ले लेगा. तो ये हमारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हो गए. क्या हो गया कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जितना सॉलिड में है, जितना स्ट्रॉन्ग उतना लिक्विड में नहीं होता. ठीक है. दे हैव फिक्स्ड पोजिशन, लाइक, लेकिन उनका शेप दे डू नॉट हैव फिक्स पोजीशन, मतलब उनका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. एंड देन हम बात करेंगे हमारे गैसेस के बारे में. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक, गैसेस में बहुत कम होता है. ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे कम होते जा रहा है. सॉलिड से गैस में अगर मैं जाऊंगी तो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो वीक होता जाएगा. Therefore, the constituent particles of gases move freely and occupy all the available space. इधर भी गैस को मैं ट्रैप नहीं कर सकती, कर सकती हूँ, वो उधर ही प्रेजेंट होगा, लेकिन अभी वो फ्रीली कहीं भी घूम रहा है, इधर है, दिख भी नहीं रहा है. मतलब इट इज़ एवरीवेयर, इट इज स्प्रेड एवरीवेयर. इतना उसके जो पार्टिकल्स है वो इतने दूर दूर एक दूसरे से एकदम भागे हुए हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस. इधर कोना अगर मैं किसी कोने में भी देर इज आपको गैस दिखेगा, वो हर जगह ऑक्यूपाई कर सकता है. कॉन्सिक्वेंटली गैसेज हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. इस वजह से उनका ना ही कोई वॉल्यूम होता है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है. ठीक है, इसको हम डायग्राम की मदद से और इजीली समझेंगे. सॉलिड का देखा है तो सॉलिड का एग्जांपल प्लेट ले लिया है. तो प्लेट के जो, अगर प्लेट के अंदर हम देखेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो कैसे देखो एकदम चिपके हुए हैं. दे पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम क्लोज है. ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस है दे आर वेरी लेस, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है. ठीक है, लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड का मीडियम, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मीडियम, लाइक वो है ऐसे दूर है, इतने भी दूर नहीं है पर है. गैस की अगर मैं बात करूँ तो पार्टिकल्स इधर को है, एक इधर को है, लाइक पूरा एकदम अलग अलग डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये हमारा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिर हम इसको और इजीली समझने के लिए वी हैव अ चार्ट. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिर अगर देखा जाए सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ रिजिड. रिजिड का मतलब होता है हार्ड. ओके, रिजिड मतलब सॉलिड हार्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता. प्लास्टिक इलास्टिक मतलब उसको हम इजीली खींच भी सकते हैं. ओके, वॉल्यूम पता है आपको, डेफिनाइट है. ओके, फिक्स्ड है, शेप भी उसका फिक्स्ड है. कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, मतलब वी कैन नॉट कंप्रेस्ड हमारा सॉलिड को. और इंटरमोलिकुलर फोर्स की मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड. डिस्टेंस बोले तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम, मतलब कम डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के बीच में. फिर लिक्विड की मैं बात करूँ तो इट इज़ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब फ्लो होता है. ओके, वॉल्यूम उसकी डेफिनेट है, लेकिन शेप उसकी डेफिनेट है क्या, नहीं. यही चीज़ें, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ईजी, मतलब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है. ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज़ वेरी स्मॉल, मतलब हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ हद तक हम उसको लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करो तो इट इज़ मॉडरेट, मतलब इट इज़ मीडियम, मिनिमम. ठीक है, डिस्टेंस बोले तो वो भी मॉडरेट होता है, मतलब डिस्टेंस होता है उनमें.
थोड़ा बहुत। ओके, देन गैसेस की बात करो तो इट इज़ ऑल्सो फ्लूइड। फिर वॉल्यूम और शेप दोनों ही इनडेफिनाइट है। कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सिलेंडर्स होते हैं जो घर में, वो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, वो गैस होता है बेसिकली, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बनाए जाते हैं, तो उसको हम इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स की मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी वीक, उनके बीच में ज़्यादा फोर्स नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होगा भाई, देखो अगर आप अपने दोस्त के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे, एकदम दूर दूर होगे, तो क्या आपकी बॉन्ड स्ट्रांग होगी? बिल्कुल नहीं। सॉलिड में उनके जो दोस्त है वो सब साथ में रहते हैं इकट्ठे, इस वजह से उनका डिस्टेंस कम है, क्योंकि वो लोग हमेशा साथ में रहते हैं, इस वजह से उनकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन गैस में उनके दोस्त एकदम अलग अलग रहते हैं भाई, वो अलग वो अलग, तो क्या उनकी बॉन्डिंग क्या होगी? ऑब्वियसली उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़, और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, फिर मैटर इज, ये तो हमारा भाई हो गया पहला क्लासिफिकेशन की मैटर को हम एक तरीके से, इस तरीके से भाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आता है दूसरा मेथड। ओके, दूसरा मेथड क्या है? मैटर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अगेन उसको हम 3 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये अगेन उसका एक क्लासिफाई करने का एक तरीका हो गया कि हम उसको एलिमेंट में, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग वेदर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर सिमिलर और डिफरेंट। वी नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज व्हाट? एटम। सिमिलर, या तो एटम सिमिलर होगा या तो एटम डिफरेंट होगा। तो इसके थ्रू हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीनों को, मतलब मैटर को 3 चीजों में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल इन एन एलिमेंट और अ कंपाउंड आर अलाइक, हाउएवर दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर आर ऑफ 2 और मोर टाइप्स। या तो वो सेम हो सकते हैं, या तो वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। The smallest particle of an element contain identical atom. We know the smallest particle जो होता है वो identical atoms को साथ में रहता है। एग्जाम्पल ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, O2, तो उसमें क्या है? एक ऑक्सीजन है प्लस एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम ही तो होते हैं ना, देयर अलाइक, एटम्स क्या हो गए? सेम ही तो हो गए, इसलिए लिखा है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम। O2 एलिमेंट होता है, उसमें क्या होता है? 2 आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम इन द बॉन्डेड स्टेट। ये हो गया एग्जाम्पल। फिर सेकेंड, अगर हम बात करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम टू ईच अदर। ठीक है, फिर या तो वो एक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एटम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स जॉइन टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ H2O में, तो H2O में वी हैव 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। मतलब एक हाइड्रोजन एक तरीके का एटम हो गया और ऑक्सीजन एक दूसरे तरीके का, तो एक या दो से 2 एटम बना के हमें मिलता है कंपाउंड। H2 इज अ कंपाउंड, ओके, एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, और वो उनके में सेम होता है, अलाइक होता है। कंपाउंड में क्या होता है? मतलब एटम्स, मतलब 2 तरीके के एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड बनता है। ओके, ये चीज़ें याद रखना है आपको। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर, मतलब क्या बोला है? एलिमेंट, 3 चीज़ें हमें जो पता थी, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसमें जो एलिमेंट होता है वो सेम तरीकों के एटम को कंबाइन करके बनता है। कंपाउंड जो होता है वो 2 अलग अलग कंपाउंड को मिक्स करके बनता है। और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर बाय द नेम इटसेल्फ समझता है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई होंगी। भेल का एग्जांपल ले लो, तो भेल में आप क्या क्या बहुत कुरमुरे डालते हो, शेव डालते हो, चने भी डालते हो, फिर कांदा, टमाटर, सब कांदा, ओनियन सब डालते हो, तो वो इट इज़ लाइक अ मिक्सचर, लाइक बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया हुआ। तो सेम वे जो मिक्सचर्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर फॉर्म बाय 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, लाइक 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को बना के हमें मिक्सचर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर नेमली एयर आर N2O2, आर्गन, H2O, CO2। तो जो एयर होता है, एयर इज अ गैस। एयर में सिर्फ एक तरीके का ऑक्सीजन, मतलब एक तरीके का गैस नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। सिमिलरली, मिक्सचर ऑफ brass contain atoms of copper and zinc, and while bronze contain atoms of copper and
टिन। तो ये एलॉय होता है, ये हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तो अभी आप समझ लो कि एलॉय क्या होता है, दो तीन मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनता है। तो ये ब्रास और ब्रॉन्ज है, ये इधर ब्रास होता है वो किससे बनता है, कॉपर और जिंक से, ठीक है, Cu प्लस Zn, जिंक इनका ये सिंबल है, ब्रास बनता है। ओके, ब्रॉन्ज जो होता है वो बनता है कॉपर और टिन से। तो देखा ना आपने, दो अलग अलग एलिमेंट को मिला के हमें मिलता है मिक्सचर, मतलब ब्रास दो तीन चीज़ों को मिला के बनता है, इवन ब्रॉन्ज भी दो तीन चीज़ों को मिला के बनते हैं। तो इसलिए ब्रास ब्रॉन्ज ये सारे हमारे क्या हो गए, मिक्सचर हो गए। ओके, एलिमेंट्स का एग्जांपल हमने ऑक्सीजन ले लिया था, कंपाउंड का वाटर ले लिया, और मिक्सचर का आप एयर भी ले सकते हो या तो ये एलॉय ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम इन दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला है हमारा एलिमेंट। ओके, पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग। तो एलिमेंट का एग्जांपल लिया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, मतलब दो नाइट्रोजन। ओके, और दोनों नाइट्रोजन सेम हो गए ना, ये देखो सारे सेम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 कितने, 1 2 3 4 5 6 है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। ऑक्सीजन का भी एग्जांपल है, तो सारे जितने भी ऑक्सीजन है वो सब O2, दो अलग, मतलब O प्लस O, लेकिन सारे एक दूसरे से सिमिलर है। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ एन एलिमेंट इज ओनली वन एंड इज दैट एलिमेंट इटसेल्फ। जो कंस्टिट्यूएंट मतलब वो किससे बनते हैं, कंस्टिट्यूएंट मैंने पहले ही बताया था कि वो किससे बनते हैं। तो ऑक्सीजन O2 दो ऑक्सीजन से ही बनता है। तो क्या लिखा है, द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ एन एलिमेंट इज ओनली वन, एक ही ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ही है ना इसमें, एंड इट इज द एलिमेंट इटसेल्फ, और वही एलिमेंट होता है, लाइक ऑक्सीजन O प्लस O। ऑल द एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। देखो सारे एक जैसे, ये O सब ऑक्सीजन एक जैसे ही रहेंगे, प्रॉपर्टी सिमिलर ही होगी उनकी। ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक एंड आर जॉइंड टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड। सारे एटम्स एक दूसरे से सेम होते हैं और उनके बीच में एक बॉन्ड, मतलब दे आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड। वो जॉइंड होते हैं ना, O2 अब O प्लस O जॉइंट हो गए, किससे, केमिकल बॉन्ड के जरिए। एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। दो अलग अलग एटम्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल लूँगी, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने हाइड्रोजन का और एक ले लिया ऑक्सीजन का, तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, इसमें होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पर ये दोनों एक दूसरे से तो अलग है ना, ये भले ही सेम है लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से अलग है, तो वो इधर ही वही का है। समझ में आई ये चीज़ है। एग्जाम्पल ले लिया, फिर बताया कि वो एक ही सब्सटेंस से बनता है, फिर वो सब्सटेंस भी अलाइक होते हैं, सिमिलर होते हैं, एंड उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। और दो अलग अलग एटम्स ले ले तो वो दोनों अलग होंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हमारे कंपाउंड का। तो कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, NO2, मतलब इसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है और दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब दो एटम्स को कंबाइन किया एंड हमें मिला ये कंपाउंड। फिर एक और एग्जांपल लिया है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ एन कंपाउंड इज ओनली वन। इसका भी जो लाइक ये किससे बनता है वो एक ही होता है, नाइट्रोजन भी सेम है और ऑक्सीजन भी, लाइक दो अलग अलग चीज़ें को कंबाइन करके हमें मिलता है, तो उसकी भी कंस्टिट्यूएंट्स एक ही होती है, एंड इट इज़ दैट कंपाउंड इटसेल्फ, और वो वही कंपाउंड होता है। ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर अलाइक। ठीक है, NO2 के 5 मॉलिक्यूल ले लेते, देखो इधर 5 मॉलिक्यूल लिया NO2 के, वो पांचों मॉलिक्यूल सेम होते, अलाइक होते, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर 2 और मोर टाइप्स एंड आर जॉइंड टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड। 2 से ज़्यादा हुए ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 हो गए। ओके, तो वो कंबाइन हुए, कंबाइन किससे होते हैं, केमिकल बॉन्ड से। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। जो प्रॉपर्टीज होते हैं कंपाउंड के वो एलिमेंट से अलग होते हैं। एलिमेंट के सारे लाइक प्रॉपर्टी सेम थे, लेकिन जो हमारा कंपाउंड होता है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से अलग होता है। ओके, फिर आता है हमारा मिक्सचर। अब इसमें नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, फिर अगेन NO2 का लिया, लाइक 2 से ज़्यादा, एक मतलब नाइट्रोजन हो गया एक, ठीक है, फिर अगेन N हो गया, फिर अगेन O हो गया, तो बहुत सारे चीज़ों लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बन के लाइक दिस अ मिक्सचर, तो ये हमारा बनता है मिक्सचर। ओके, फिर एक और एग्जांपल ये N2 और O2 का मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर आर 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, लाइक 2 से ज़्यादा होते, ये देखो ये हो गए। एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ अ मिक्सचर आर 2 और मोर टाइप्स, एक या 2 से ज़्यादा होते हैं उसके एटम्स। कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आर नॉट जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड। ये दोनों अलग है दूसरों से, सिमिलर भी नहीं है, देखो ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों भी अलग हो गए, तो ये अलग है इस वजह, मतलब दे आर डिफरेंट एंड देयरफॉर वो जॉइंट नहीं है, उनमें उनके बीच में देयर इज नो केमिकल बॉन्ड। ओके,
इन दोनों में होता है, एलिमेंट और कंपाउंड में देयर इज अ केमिकल बॉन्ड, लेकिन मिक्सचर में देयर इज नो केमिकल बॉन्ड, वो ज्वाइन नहीं होते क्योंकि वो दोनों अलग होते। प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन चेंज, प्रपोर्शन चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, मैं भेल की अगर मैं बात करूँ तो भेल मैंने बनाया, उसमें मैंने चीज़ें डाले, अब किसी किसी को वो तीखा, उसको भेल तीखा चाहिए तो मैं मिर्ची और ऐड करूँगी, करेक्ट। किसी किसी को शेव ज़्यादा चाहिए तो वो और ज़्यादा शेव ऐड करेगा। तो वी कैन नॉट से कि हाँ भाई हमने 5 चम्मच शेव ही लिया या 2 भी मिर्ची डाली है, चेंज होता रहता है। उसको तीखा पसंद तो वो एक और मिर्ची डालेगा, एक और मिर्ची डालेगा, मतलब वी कैन नॉट से कि कितना उसका प्रपोर्शन है। ओके, द प्रपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन इन द मिक्सचर। प्रपोर्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, लाइक वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता। ओके, समझा ये सब आपको एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट वाइज याद रखने हैं, ऊपर से आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओके, वाटर और मिल्क के बारे में कुछ चीज़ें दिए हैं। तो वाटर को बोला है इट इज़ अ कंपाउंड। ओके, वाटर एक कंपाउंड है, कैसे वो बताती हूँ। प्योर वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वी नो H2O का फॉर्मूला सबको पता, अब तक तो सबको मालूम हो जाना चाहिए। H2O, तो इसमें क्या है, एक 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो कंपाउंड होंगे ना, 2 एलिमेंट कंबाइन हुए तो हमें मिल गया हमारा कंपाउंड। तो इट इज अ प्योर वाटर इज अ कंपाउंड क्योंकि इट इज फॉर्म बाय द केमिकल, इनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, किनके बीच में, ये 2 एलिमेंट के बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय वेट इज ऑलवेज 8:1। उसका सोर्स कौन सा भी हो, गटर का पानी हो, फिल्टर और आरओ का पानी हो, उसकी कंपोजिशन हमेशा रहेगी 8:1, ठीक है। ये HO2 में नहीं लिख सकती, दिस इज रॉन्ग, ये हमेशा H2O ही लिखेंगे, मतलब इसका ये क्या बोलते हैं इसको, प्रपोर्शन क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या मिक्सचर में ये प्रपोर्शन फिक्स्ड होता है क्या, नहीं, मिक्सचर में चेंज होता रहता है। ओके, लेकिन कंपाउंड में इसका प्रपोर्शन फिक्स रहेगा, कुछ भी हो, कौन सा भी सोर्स हो, उसका रेशियो होगा 8:1। हाइड्रोजन इज एन इनफ्लेमेबल गैस वाइल ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबशन। हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जल्दी से, अगर आप उसको आग के आसपास लेके जाओ तो फटक से फायर कैच कर लेगा, उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल। ओके, तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर आग के पास लाए तो वो फटक से बर्न हो जाता है। और आपको पता ऑक्सीजन हमारा कंबशन में हेल्प करता है, लाइक जलने में काम आता है, जलने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। हाउएवर द कंपाउंड वाटर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ लिक्विड। लेकिन जो हमारा पानी होता है इट इज़ लिक्विड। लेकिन आप बोल सकते हो कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस होता है, तो वही ना, गैस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, लाइक कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से वो जो गैस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। इसलिए हमारे पानी जो होता है वो, ये हमारा पानी जो होता है H2O, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज़ नीदर इन्फ्लेमेबल नॉट डज इट सपोर्ट कंबशन। अब ये अगर मैं ये पानी की बात करूँ तो ना ही, मतलब कोई भी पानी की अगर मैं बात करूँ तो अब पानी बनने के बाद ना ही ये कैच, लाइक इट कैनॉट कैच फायर, अगर मैं इसको आग भी लगाऊँ तो ये फायर कैच करेगा क्या, नहीं, बल्कि ये उस आग को बुझाने में मदद होगा, ठीक है। तो लिक्विड बनने के बाद वो इन्फ्लेमेबल नहीं होता और ये कंबशन भी सपोर्ट नहीं करता, उल्टा ये क्या करता है, हमारे आग को बुझाने में काम आता है। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ मिल्क की, तो इट इज़ अ मिक्सचर। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, लैक्टोज, फैट्स, प्रोटीन्स एंड अ फ्यू मोर नेचुरल सब्सटेंस। जो मिल्क होता है वो बेसिकली मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, फैट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, लैक्टोज भी होता है। लैक्टोज हमारा इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मिल्क इज डिफरेंट एज पर इट्स सोर्स, ठीक है। अलग अलग सोर्स में देखो, कहीं पे कहीं जाओगे तो उसमें मे बी दूध में पानी ज़्यादा मिला दिया हो, कहीं कहीं इतना नहीं मिलाया होगा, तो वी कैन नॉट से कि भाई हाँ इसमें इतना ही लीटर पानी डाला है, हम वो नहीं बता सकते, उसकी प्रपोर्शन चेंज होती रहती है। लेकिन H2O में वी कैन से कि हाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, हम ये बोल सकते हैं। ओके, सो द प्रपोर्शन ऑफ फैट्स इन काउ मिल्क, अभी काउ मिल्क की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फैट होता है 3 to 5%, लेकिन बफेलो मिल्क में वही प्रपोर्शन हो जाता है 6 to 9%, लाइक इट चेंजेस, इट इज़ नॉट फिक्स्ड।
द इंग्रेडिएंट्स वाटर इज नेचुरली प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन मिल्क, और पानी तो हमारे ज़्यादा प्रोपोर्शन से रहता ही है। देयरफॉर मिल्क एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इस वजह से वो लिक्विड स्टेट में रहता है। एंड उसका जो स्वीटनेस होता है वो क्यों होता है, लैक्टोज की मदद से। लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर एंड इस वजह से वो मिल्क थोड़ा मीठा लगता है हमको। इन अदर वर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन्ड इन द मिल्क, लाइक प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन होती है मिल्क में वो चेंज होती रहती है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये समझा आप लोगों को। मिल्क और कंपाउंड, लाइक मिल्क का अगर मैं आप पूछूंगी कि व्हाट आर द कंपाउंड्स के एग्जांपल, तो आप बोल सकते हो वाटर। अभी मिक्सचर का कंपाउंड एग्जांपल आप मिल्क बोल सकते हो, क्योंकि अब आपको रीज़न भी पता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट में कि एलिमेंट्स का क्या टाइप्स है। हमने एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड तो पढ़ लिया। अब देखेंगे वो एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड के टाइप्स क्या क्या होती है, अगेन वो किस में क्लासीफाई हुआ है। ठीक है, तो यू हैव नोटिस दैट एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, पैलनेस, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, ये हमने देखे हैं, इसको हम एग्जाम्पल के मदद समझेंगे। पहले इसका मतलब समझते हैं। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार, चमकना। ओके, पेलनेस का मतलब होता है डल होना, एकदम चमकना नहीं। मैलेबिलिटी होता है कि मैलेबिलिटी को मैं अगर किसी भी चीज़ को लाइक किसी भी अगर मैं इसको मैं हैमर से मारूं, या इसका एग्जांपल नहीं लेते, किसी भी चीज़ को अगर मैं हैमर से मारूंगी तो वो पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो पतले शीट में हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मैलेबिलिटी। ब्रिटलनेस मतलब होता है ईजिली ब्रेक हो जाना, लाइक मैंने उसको ऐसे गिरा दिया और वो टूट गया, तो वो ब्रिटलनेस। इट इज़ वेरी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इट इज़ नॉट हार्ड। तो ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब देखो, मैं अगर आयरन नेल की बात करूँ, वी ऑल नो आयरन नेल खिल्ला होता है, वो क्या शाइन करता है, लस्टर होता है उसमें नहीं, बल्कि वो पैलनेस होता है। बेसिकली वो कुछ दिनों बाद वो जंग लग जाते हैं उसमें, तो इट इज़ नॉट लस्ट, उसमें शाइनिंग नहीं होता। मैलेबिलिटी लूँगी मैं अगर, तो आयरन को अगर मैं मारूँ हैमर से, तो वो मतलब बहुत मारने के बाद वो एक नहीं, इसको मैं एग्जाम्पल लूँगी कॉपर वायर का। कॉपर वायर सबके घर में होता है, तो कॉपर वायर को अगर मैं उसको मारूंगी तो वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रिटलनेस को अगर मैं कोल की बात करूँ, तो कोल को अगर मैं गिराऊंगी तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट्स की होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का है कि भाई हमारे एलिमेंट्स में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। अकॉर्डिंग टू दैट एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड। इस तरीके के एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि आयरन इधर आ गया। ठीक है, आयरन को हमने लस्टर वाले इसमें कैटेगरी में डाल दिया, फिर मैलेबिलिटी को हमने इधर कॉपर वायर डाल दिया। ठीक है, ब्रिटलनेस में हमने कोल को डाल दिया। तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। फिर इन अर्ली टाइम्स एलिमेंट्स वेर क्लासीफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर बाद में लाइक पहले एलिमेंट्स को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, अ न्यू टाइप ऑफ मेटलॉइड्स इज डिस्कवर्ड। फिर और भी इन्वेंशंस हुए, फिर हमें एक और चीज़ मालूम पड़ा कि एक मेटलॉइड्स करके भी एक चीज़ होता है। मेटलॉइड्स बेसिकली होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी वो शो करता है, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ये अभी आपको डिटेल में नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि मेटलॉइड्स होता है वो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है आधी, और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को अगर हम देखा जाए अच्छे तरीके से, तो वो तीन चीज़ों में क्लासीफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड हमारा मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये हमारा था ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ओके, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम हमारा अगला ही चैप्टर है विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम उसमें पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एलिमेंट्स है वो तीन चीज़ों में क्लासीफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, फिर आता है हमारा कंपाउंड। अब हम कंपाउंड को भी देखेंगे कि कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। सम कंपाउंड्स गिव रेसिड्यू वाइल अदर। चलो इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, या आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। कैसे, क्या करोगे आप, कैम्फर पता है आपको, कपूर होता है, उसको क्या करो आप, हीट करो। इवन अभी गणपति चल रहे, गणपति सीजन चल रहा है, तो आप आरती में उसको यूज़ करते ही होगे। तो आप जब उसको आग में डालते हो तो फ्रैक्शंस या 2-3 सेकेंड में वो गायब हो जाता है। आप बोलते हो भाई ये कहाँ गया, गायब हो गया, वो उड़ जाता है, वो इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को आप अगर कुछ सब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, उसको अगर आप हीट करोगे तो वो या तो अपने पीछे रेसिड्यू छोड़ जाएगा, या तो वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अभी पेपर को अगर मैंने जलाया तो पेपर अपने पीछे ऐश छोड़ जाता है, लाइक ब्लैक रेसिड्यू, उसको बोलेंगे ऐश। ऐश पता है ना, काला काला होता है। पेपर को मैंने जलाया तो वो ब्लैक रेसिड्यू छोड़ जाता है, लेकिन मैंने कपूर को जलाया तो वो उड़ जाता है। तो ऑन हीटिंग some compounds give residue while others do not give any residue or give blackish residue। तो हीट करूँगी जब मैं, तो कुछ
या तो कुछ उड़ जाएंगे ऐसे बिना कोई रेसिड्यू छोड़े, या तो वो ब्लैकिश कलर का रेसिड्यू छोड़ जाएंगे। द ब्लैक रेसिड्यूज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, और ये जो ब्लैक रेसिड्यू जो कंपाउंड छोड़ते हैं वो ब्लैक रेसिड्यूज नथिंग बट इट इज अ कार्बन। मोreover when such compounds are strongly heated in air combined with oxygen to form some gaseous substance, ये जो कंपाउंड्स होते हैं जब वो उनको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, एयर में जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, ओके, एंड दे फॉर्म सम गैशियस सब्सटेंस। इन केस देयर कंबशन इज नॉट कंप्लीट, ब्लैक कलर्ड कार्बन रिमेन्स बिहाइंड एज रेसिड्यू। तो कुछ जैसे मैंने बताया था ब्लैकिश रेसिड्यू होते हैं वो छूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता, मतलब जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो वो पीछे ब्लैकिश कलर का रेसिड्यू छोड़ जाएंगे। और जो नहीं छोड़े, जैसे कि कैंपर की अगर मैंने एग्जांपल लिया तो कैंपर कोई मैं जब हीट करूँगी तो उड़ जाएगा, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, उनको उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको उतना ऑक्सीजन मिल गया है, ओके। लेकिन पेपर का अगर मैंने एग्जांपल लिया तो पेपर जब जलेगा तो उसके पीछे ब्लैक रेसिड्यू छूटेगा। इसका मतलब समझ लो कि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो जलने के बाद पीछे ब्लैक कलर का रेसिड्यू छोड़ जाते हैं, इस कंपाउंड्स को मैं बोलूँगी ऑर्गेनिक कंपाउंड या बोलूँगी मैं कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड क्यों मैंने बोला, क्योंकि ब्लैक रेसिड्यू इज नथिंग बट कार्बन, तो इस वजह से मैं उसको बोलूँगी कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका एग्जाम्पल लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन जैसे कि पेट्रोल, कुकिंग गैस आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जितने भी अभी एग्जांपल लिए इन सबको अगर मैं जलाऊंगी तो पीछे ये लोग ब्लैक कलर का रेसिड्यू छोड़ जाएंगे। पेट्रोल का एक अच्छा एग्जांपल है, पेट्रोल देखो जब गाड़ी में लाइक वी यूज़ पेट्रोल, फिर बर्न होता है तो वो इतना मतलब आधा ही बर्न होता है, आधा बर्न होने की वजह से वो स्मोक रिलीज़ करता है और वही स्मोक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे मतलब एयर के लिए, तो उससे हमें एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से बर्न नहीं होता, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता, ओके। नेक्स्ट है हमारा फिर कैम्फर, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया, ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर जो कंपाउंड्स होते हैं जो जलने के बाद भी कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ जाते उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके भी अगर हम एग्जांपल ले तो कॉमन सॉल्ट, सोडा, रस्ट, ब्लू, विट्रल, लाइमस्टोन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनको हम अगर बर्न करेंगे तो ये मतलब कोई भी पीछे रेसिड्यू नहीं छोड़ेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन एडिशन देयर इज वन मोर टाइप्स ऑफ कंपाउंड नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये 3 तरीके के हमने कंपाउंड देखे। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि ब्लैक रेसिड्यू पीछे छोड़ जाते हैं, फिर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो जलने के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ते, गायब हो जाते हैं, मतलब इवोपरेट हो जाते हैं। और तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है लाइक डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा आप लोगों ने। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एटम्स एंड इन द सेंटर देयर इज अ मेटल। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, इसलिए उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच में कोई भी लाइक कितने भी एटम्स हो सकते हैं लेकिन बीच में एक मेटल ज़रूर होगा। इट कंटेन मेटल एटम्स, ओके। क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल बहुत सारे एटम्स होते हैं उसके आसपास, लेकिन बीच में उसका होता है मैग्नीशियम। तो इस वजह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अगेन हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, हमारा ब्लड रेड होता है हेमोग्लोबिन की मदद से वजह से, तो इसके अंदर भी आयरन होता है जो कि मेटल होता है। फिर साइनोकोबालमाइन, इट इज़ विटामिन B12, इसमें भी कोबाल्ट होता है बीच में। तो ये हमारे सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए। वेरियस एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स। और ये इनके जो एटम्स होते हैं किससे जॉइंट होते हैं, इनके बीच में एक होता है केमिकल बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। तो अभी इतना ही, आगे का हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।